इन्हीं शब्दों के साथ आपका अपने इस परिवार में आभासी पटल पर स्वागत करता हूं। और ये विश्वविद्यालय अभी 1-1.5 वर्ष पूर्व नवजात विश्वविद्यालय है, अभी अंकुरित हुआ है, वृक्ष बनेगा धीरे धीरे। और हम प्रार्थना करेंगे आपसे कि आप कभी यहाँ पर फिजिकल मोड पर भी आएं और हमारे कार्यक्रमों में अपना पूर्ण रूप से योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, नमस्ते। राजेश्वरी जी, आप परिचय दें। Thank you so much, sir. Good afternoon once again, everyone. And I would like to reiterate that we are really blessed and honored to have with us Professor Pawan Kumar Sharma for the second session of the day. Professor Pawan Kumar Sharma is a professor and former head of the Department of Political Science and coordinator of the Yoga Department of Chaudhry Charan Singh University, Meerut. Sir is a life member of IPSA and NSSA. He was the director of 2 major research chairs, the Pandit Deen Dayal Upadhyay Shodh Peeth and Babu Jagjeevan Ram Shodh Peeth. He is the professor in charge of the library at Atal Bihari Hindi University, Bhopal, where he had the experience of sharing and administering new courses and syllabuses. Sir had published around 42 research papers and he has written 3 book reviews. He has handled several research projects alongside an international assignment by the ICSSR. Sir has handled research projects for other national bodies as well, such as UGC, IIAS, NIOS, ICHR, and the ICPR. His main areas of interest are the ancient Indian tradition, ancient Indian political thought, and the Indian political thought. He holds an owes to the world and how India can achieve world gravity on its strength. Sir is a member of the Academic Council Board of Studies and has special invited member of the Review Committee of NCTE MHRD. Sir is also a widely traveled academician with an exceptional knowledge of Sanskrit and Hindi. We welcome you once again, sir. Over to you, sir. Sir, please मार्गदर्शन करें. धन्यवाद भाग्यश्वरी जी, डॉक्टर छावड़ा। सर्वप्रथम इस आभासी पटल के माध्यम से मैं दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह सुयोग अवसर प्रदान किया। उनके मेरे बारे में परिचय कराने के बाद फिर कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उनकी इच्छा थी और आप लोगों का एक प्रोटोकॉल था, उसका आपने अनुपालन किया, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस आभासी पटल के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के जो निष्णात अध्येता हैं, विद्वान वरिष्ठ आचार्यगण हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम करता हूं काफी लंबे समय से। धनंजय भाई के साथ हम लोग कई बार पहले जुड़ चुके हैं। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में भी जब वे विभागाध्यक्ष और डीन थे, तब मैं एक बार वहां व्याख्यान अपना दे चुका हूं। बहुत अद्भुत व्याख्यान भाई साहब, अभी तक याद है। आज भी जब मुझे परसों जुड़ना था, लेकिन परसों एक आकस्मिक गतिविधि के कारण मैं परसों जुड़ नहीं पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। फिर धनंजय भाई का आदेश हुआ कि भाई साहब आपको रहना है, उस निमित्त में आज आपके सम्मुख हूं। भारतीय ज्ञान प्रणाली में पाठ्यक्रम
और शिक्षा शास्त्र और इसका समकालीन परिप्रेक्ष्य, यह विषय मेरी ओर प्रस्तुति के लिए आया है। जैसा भी धनंजय भाई ने कहा कि विश्वविद्यालय नया है, विश्वविद्यालय नया है, लेकिन उसके कुलपति व्यापक दृष्टि वाले और पुराने अध्येता हैं, इसलिए निश्चय ही वह अपने अभिष्ट को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार के व्याख्याता या व्याख्यान उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से कराए हैं, वह उनकी कुशल सूझबूझ और उनकी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। ये विश्वविद्यालय उनके नेतृत्व में विश्व का, हिंदुस्तान का चौथा विश्वविद्यालय है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो जी। इसके पूर्व गुजरात, मद्रास, बंगाल में खुल चुके हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। यह उस प्रकार का चौथा है और दिल्ली में है, देश की राजधानी में है, और धनंजय भाई वहां पर हैं, तो उस नाते ये मुझे लगता है कि लीड लेने की स्थिति में शीघ्र ही आ जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा पर जब हम बात करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा जैसा टर्म आदरणीय चांदकिरण जी भाई साहब जहाँ रहते हैं तो वो ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण इस पर प्रस्तुत कर पाते, लेकिन फिर भी भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा जो टर्म है वह क्रिया के रूप में है, संज्ञा के रूप में कभी नहीं रहा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन के बाद जो क्रिया थी वह संज्ञा हो गई और जो संज्ञा थी वह क्रिया हो गई। तो जो शिक्षा थी वो क्रिया थी, उसको संज्ञा के रूप में प्रतिष्ठापित करने के उपक्रम अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए जाने लगे, क्योंकि जिस परंपरा से वे आए थे उस परंपरा में शिक्षा संज्ञा ही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी शिक्षा को संज्ञा के रूप में प्रतिष्ठापित करना प्रारंभ किया। तो इसको दो भाग में मैं आपके सम्मुख ये बात प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। एक कि प्राचीन भारत में या भारतीय परंपरा में पाठ्यक्रम क्या था, किस प्रकार से उसको लागू किया जाता था। दूसरा, वर्तमान में वह कैसे लागू किया जा सकता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, या एनईपी 2020 उसको किस प्रकार से समाहित करने के उपाय सुझाती है या समाधान प्रस्तुत करती है। हम सबको पता है वेदों को पढ़ने का एक पूरा प्रोटोकॉल है, इसलिए हर व्यक्ति वेदों को नहीं पढ़ सकता। जैसे कंप्यूटर की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को हर एक कोई डिकोड नहीं कर सकता। जिसने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, डिप्लोमा कोर्स किया हो, डिग्री किया हो या परास्नातक किया हो, वही व्यक्ति उन भाषाओं को डिकोड कर सकता है। अन्य कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर बिना डिग्री के भी ऑपरेट होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वे भाषाओं को डिकोड कर पाए ये अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार से वेद पढ़ सकता है कोई भी, लेकिन वेद के पढ़ने का पूरा एक पैटर्न है। उस पैटर्न को यदि आपने फॉलो नहीं किया तो वेद के अर्थों का अनर्थ होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए वेद को पढ़ने का एक पूरा पैटर्न डेवलप हुआ और उस पैटर्न में वेदांग शब्द है जो वेद के अंग के रूप में ही माना जाता है। वेद पढ़ने हैं तो पहले वेदांग पढ़ना पड़ेगा। वेदांग में क्या है? शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। ये 6 वेद के अंग हैं। व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण के अभाव में आप साहित्य पढ़ नहीं सकते, इसलिए व्याकरण, वेद पढ़ने से पहले व्याकरण का पढ़ना अनिवार्य है। छंदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वेदों का प्रणयन, वेदों का संकलन अनेक प्रकार के छंदों में हुआ है। उन छंदों के ज्ञान के अभाव में आप उनको पढ़ नहीं पाएंगे, उनके अर्थ को भी खोल नहीं पाएंगे, इसलिए छंद पढ़ना अनिवार्य है। व्याकरण हो गया, छंद हो गया। शिक्षा आपको पढ़नी पड़ेगी। शिक्षा क्रिया है। 34 प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है, उनका संकलन भी है
उन 34 प्रकार की शिक्षाओं में से 33 प्रकार की शिक्षाओं पर व्याख्या हो चुकी है। 34वीं प्रकार की जो वैदिक शिक्षा है उसकी व्याख्या विस्तृत नहीं की है। उसके कुछ टेक्निकल कारण हैं, वो यहाँ पर बताना समीचीन नहीं है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं कर। लेकिन 33 प्रकार की जो शिक्षा है उनमें वर्णों के बारे में है, वाक्यों के बारे में है, शब्दों के बारे में है, पढ़ाने वाले शिक्षक के गुण क्या होंगे, आचार्य के गुण क्या होंगे, श्रोत्र परंपरा क्या होगी, स्मृति परंपरा क्या होगी, आचार्य का उपस्थिति, आचार्य की प्रस्तुति, आचार्य की दंतावली, आचार्य की दृष्टि, आचार्य का वदन जिसको हम चेहरा बोलते हैं वो कैसा होगा, वह सब अनेक प्रकार से हैं। उन 34 प्रकार की शिक्षाओं में पाणिनि की शिक्षा है, याज्ञवल्क्य की शिक्षा है, नारद की शिक्षा है, वशिष्ठ की शिक्षा है, मध्वाचार्य की शिक्षा है, बहुत सारी शिक्षा है अलग अलग। किसी में 20 श्लोक हैं, किसी में 50 श्लोक हैं, तो वो भी विषय यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में विस्तृत रूप से विवेचन प्रस्तुत किया गया है और विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने शिक्षा के ऊपर इतना व्यापक काम किया है। तो व्याकरण है, शिक्षा है, छंद है, इसके बाद ज्योतिष है। वेदों को पढ़ने के लिए ज्योतिष की अनिवार्यता है। ज्योतिष जिसको आप लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, ज्योतिष में ही हम ज्योतिष अपने में एस्ट्रोलॉजी और जिसको आप एस्ट्रोनॉमी वर्तमान में पढ़ते हैं, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में इन दोनों को समाहित कर लिया जाता है। नक्षत्र विज्ञान भी है और ब्रह्मांड विज्ञान भी है। दोनों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए इन दोनों का ज्ञान आवश्यक है। इनके ज्ञान के अभाव में आप वेदों की विस्तृत व्याख्या और सम्यक चिंतन वेदों पर आप कर नहीं सकते, इसलिए ज्योतिष अनिवार्य है। उसके अलावा निरुक्त है और कल्प है। कल्प में पूरा वैदिक जो पद्धति है, कल्प में अलग अलग सूत्र हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो भी अनिवार्य है। और निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों का प्रणयन कैसे होता है, उनकी व्याख्या कैसे होती है, इस सब पर विस्तृत विवेचन किया गया है। जब आप इन 6 अंगों में निष्णात हो जाते हैं तो फिर आपको वेद पढ़ने का अधिकार मिल जाता है। यानी वैदिक पढ़ने की, जानने की प्रारंभ वेदांग के अध्ययन के माध्यम से होगा। वेदांग का अध्ययन वेदों को पढ़ने का प्रवेश द्वार है। आपने वेदांग पढ़ लिया तो आप वेद पढ़ सकते हैं। आप एक ऋग्वेद के निष्णात हो सकते हैं, आप यजुर्वेद के निष्णात हो सकते हैं, आप सामवेद के हो सकते हैं, आप अथर्ववेद के निष्णात हो सकते हैं, आप चारों वेदों के भी निष्णात हो सकते हैं। वेदों को पढ़ने की व्यवस्था वर्णगत अलग अलग है। तो 12 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक वेदों के अध्ययन की परंपरा जाती है। उस पर हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, लेकिन ये परिचयात्मक प्रस्तुति आपके सम्मुख रखना मुझे समीचीन लगा, इसलिए मैंने ये रखी है। प्रारंभिक स्तर पर इतना पाठ्यक्रम था मोटा मोटा, लेकिन जैसे जैसे सृष्टि का विकास होता चला गया, व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई, तो पाठ्यक्रमों का भी विकास होता चला गया। हम ऋग्वेद से शुरू करते हैं और अथर्ववेद तक आते हैं तो ही हमें दिखता है कि ऋग्वेद की जो परंपरा है वह अथर्ववेद तक आते आते, उपनिषदों का तक आते आते 17-18 विषयों को अपने में समेटती है। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और जो नारद का संवाद है वह इस बात का प्रमाण है। जब नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने विद्या का अध्ययन कर लिया है लेकिन मुझे शांति नहीं है, तो सनत कुमार पूछते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो वो बताते हैं मैंने वेदांग पढ़ा है, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने पुराण पढ़ा है, मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने अन्य उपवेद और जो उपपुराण हैं वे भी पढ़े हैं।
स्मृतियों का अध्ययन किया है। फिर सनत कुमार उनसे बोलते हैं कि यह सारा अध्ययन आपका निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? तो वो कहते हैं कि आपने अक्षर ब्रह्म की उपासना नहीं की। अक्षर ब्रह्म यदि आपने पढ़ा होता तो आपको शांति मिल जाती। अक्षर ब्रह्म के अभाव में आपको शांति नहीं मिली, इसलिए आप अक्षर ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो भारतीय परंपरा में पाठ्यक्रम में अक्षर ब्रह्म अनिवार्य है। इसी प्रकार का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद का जो भृगुवल्ली है उसमें भी देखने को मिलता है। वरुण आते और भृगु का संवाद है। वे आते हैं कि मैंने बड़ा अध्ययन प्राप्त कर लिया है। उनसे वे कहते हैं आपने क्या पढ़ा है? तो वो कहते हैं कि मैंने अन्न का, वो बताते हैं कि मैंने ये पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अन्न के बारे में आपने क्या जानते हैं? अन्न में कोश के बारे में आप क्या जानते हैं? वो कहते हैं ये तो नहीं पढ़ा। तो कहते हैं जाइए पढ़कर आइए इसको। वे लौट आते हैं और 12 वर्ष तक फिर अध्ययन करते हैं और 12 वर्ष अध्ययन के बाद में फिर लौटते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं अन्न में कोश का अध्ययन कर आया हूं। वे फिर कहते हैं कि प्राण में या प्राण के बारे में आप क्या जानते हैं? वो कहते हैं ये तो नहीं पढ़ा। तो बोले जाइए प्राण के बारे में पढ़कर आइए। फिर 12 वर्ष तक वो उसका अध्ययन करते हैं, फिर लौट कर आते हैं। कहते हैं मैं प्राण का अध्ययन कराया हूं। तो फिर वो कहते हैं कि अन्न में कोश, प्राण में कोश। फिर वो कहते हैं मन के बारे में आप क्या जानते हैं? बोले नहीं, मन में कोश तो मैंने नहीं पढ़ा। तो कहते हैं मन के बारे में पढ़कर आइए। फिर 12 वर्ष जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। फिर वो कहते हैं विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं? वे कहते हैं विज्ञान के विषय में तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बोले फिर विज्ञान के बारे में पढ़कर आइए। और फिर वे विज्ञान के बारे में पढ़कर आते हैं और आकर कहते हैं कि मैंने अन्न में, प्राण में, मन में और विज्ञान में कोश को पढ़ लिया है। फिर वो कहते हैं आनंद के बारे में आप क्या जानते हैं? वो कहते हैं ये तो मैंने नहीं पढ़ा। वे फिर पढ़कर आते हैं। इस प्रकार से 60 वर्ष में उनकी विद्या की परंपरा पूर्ण होती है। अब ये पंचकोशीय जो विद्या की संकल्पना है, यह वस्तुतः पाठ्यक्रम का आदर्श होना चाहिए। अब आज की तारीख में हम 60 वर्ष तो नहीं लगा सकते। 60 वर्ष 70 वर्ष तो आदमी की आयु होती है। 5-7 वर्ष की अवस्था में वो पढ़ना शुरू करेगा तो पूरा जीवन ही पढ़ाई लिखाई में निकाल देगा, तो आगे के और कार्य कैसे संपादित करेगा? इसलिए हम 60 वर्ष की संकल्पना तो नहीं मान सकते। उस समय आयु बहुत होती थी, समय बहुत होता था। लेकिन इसको हम समझ सकते हैं कि अन्न में कोश से लेकर आनंद में कोश तक की संकल्पना क्या है। हितोपदेश ने बहुत व्यापक दृष्टिकोण से इसको एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया है। हितोपदेश का एक श्लोक है, हमने सबने पढ़ा होगा बचपन में, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या है? तो वो कहते हैं विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या से विनम्रता आती है। अब यहां पर यदि पंचकोशीय संकल्पना के साथ इनको हम कोरिलेट करना शुरू करेंगे तो विद्या को हम अन्न के बराबर रख सकते हैं। गतिशील है। सनातन का मतलब ही यह होता है जो नित्य नूतन है और चिर पुरातन है, जो अपने को अतीत के साथ जोड़ता है और पुरातनता के साथ संबद्ध रखता है, वह सनातन है। इसलिए प्रारंभ में अकेले ऋत है। जब सृष्टि की व्युत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले वेदों में जो शब्द हमें पढ़ने को मिलता है वो ऋत है। ऋत क्या है? ऋत प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियमों को ऋतम च, ऋत के नाम से जाना गया है। लंबे समय तक ऋत का ही अनुसरण किया गया। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर ऋत का उल्लेख है। ऋग्वेद सृष्टि के प्रारंभ के बहुत बाद का साहित्य है, बहुत बाद का संकलन है। इसलिए जिन्होंने ऋग्वेद पूरा पढ़ा है
उनके ध्यान में आता है कि ऋग्वेद में जिन विषयों का उल्लेख है वो विषय सृष्टि के कई सौ वर्ष बाद के विषय हैं, क्योंकि जितनी परिपक्वता के साथ वो विषय प्रतिपादित किए गए हैं, निश्चित ही वो सृष्टि की उत्पत्ति के हजारों साल बाद के विषय हैं। ऋग्वेद में जो विज्ञान सम्मत सूत्र हैं, ऋग्वेद में जो अर्थ सम्मत सूत्र हैं, जो कृषि सम्मत सूत्र हैं, जो उत्पादन सम्मत सूत्र हैं, जो डिप्लोमेसी से रिलेटेड डिस्कोर्स हैं, जो समाज की नैतिकता से संबंधित डिस्कोर्स हैं, उन सब के बारे में जो चर्चा की गई है वो बहुत विस्तृत है और वो निश्चित ही सृष्टि के बहुत बाद में है। इसलिए ऋग्वेद में लंबे समय तक, काफी आगे तक ऋत का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सृष्टि के एकदम बाद नियम कानून नहीं थे, सब कुछ प्राकृतिक नियम थे, उनको ऋतम च कहा गया है। यानी सृष्टि का संचालन प्रकृति के नियमों के द्वारा होता था, लेकिन जब सृष्टि का विस्तार होता चला गया तो उन प्रकृति के नियमों का भी विनियमन, रेगुलराइजेशन ऑफ ऋत किया गया, कोडिफिकेशन ऑफ ऋत किया गया। धर्म की जो व्युत्पत्ति है वो ऋत का लेटर स्टेज का डॉक्यूमेंट है, परवर्ती अभिलेख है। इसलिए विद्या की और सरल व्याख्या जो कणाद करते हैं, कणाद क्या कहते हैं? जो ऋत के बाद धर्म की जो व्युत्पत्ति हुई, उस धर्म के बारे में मानव धर्मशास्त्री या जो व्यवहार ऋग दृष्टिकोण से जिन्होंने विषयों का प्रतिपादन किया है, ऐसे दो महान ऋषि मनु और याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? तो कणाद कहते हैं कि धर्म क्या है? यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिससे अभ्युदय, अभ्युदय माने इस जगत, और निश्रेयस माने जगत से परे का विषय, जगत से परे की दुनिया। धर्म क्या है? जिससे जगत और परा जगत की प्राप्ति होती है, बाय विच यू कैन अचीव योर अल्टीमेट गोल, दैट इज धर्म। धर्म इज नॉट एट पार रिलीजन, इट इज बियॉन्ड दैट। कणाद बड़ी व्यापकता से धर्म की व्याख्या करते हैं। इसलिए तो धर्म को समझना है तो फिर मानव धर्म शास्त्रियों के धर्म की जो मीमांसा की गई है उसको समझना होगा। इसलिए ऋग्वेद में ऋत का उल्लेख आया है, बाद में फिर धर्म की व्युत्पत्ति हुई सृष्टि के विस्तार के बाद। तो धर्म क्या है? जिससे आप लोक का परलोक दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बताते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म क्या है? तो वो बताते हैं धर्म के 10 लक्षण हैं। वो 10 लक्षण क्या है? तो कहते हैं धृति है, क्षमा है, दम है, अस्तेय है, शौचम है और इंद्रिय निग्रह है। और बाद में धीर विद्या सत्यम अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये 10 लक्षण 5 जोड़ों में है, 5 युतियों में है, 5 पेयर्स हैं। दीज लक्षण्स ऑफ धर्म इज कलेक्टेड विद इन 5 पेयर्स। पहला पेयर है धृति का और क्षमा का। आप में धैर्य है तो आप क्षमा कर पाएंगे किसी को, आप में धैर्य नहीं है तो आप क्षमा नहीं कर सकते। धैर्य जो है वो क्षमा की गारंटी है। दम है, आप किसी भी चीज का दमन कर सकते हैं तो ही आप दूसरे की चीज पर अधिकार नहीं जमाएंगे।
तो दमन जो है वो अस्तेय की गारंटी देता है। धृति, क्षमा, दम, शौचम है, पवित्र है। पवित्रता के आधार पर भी आप इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं। इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिया और इनका नियंता मन और बुद्धि। उपनिषद इनके बारे में बड़ी अच्छी व्याख्या करता है। वो कहता है जब मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहरी हुई हो और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो। अब जो साधारण विद्यार्थी हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा जब ज्ञानेंद्रियां आती हैं तो उनके आधार पर उनमें कर्मेंद्रियां समाहित हैं, क्योंकि ज्ञान ही कर्म का निष्पादन करने की प्रेरणा देता है। आंखों से अच्छा लगता है, नाक से अच्छा सूंघ पाते हैं, कानों से अच्छा सुन पाते हैं, मुंह से अच्छा बोल पाते हैं, त्वचा से अच्छा स्पर्श कर पाते हैं। ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, यही कर्म करने के लिए हमको उद्यत करती हैं, इसलिए कर्मेंद्रियां इनमें समाहित हैं। और इनका नियंत्रण मन उनका नियमन करता है। मन की लगाम बुद्धि के हाथ में है। मन इन इंद्रियों का संचालक है, यानी ये शरीर इंद्रियों का संग्रह है और मन उनका संचालक है और मन का नियंता बुद्धि है। उपनिषद कहता है जब ये पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहरी हुई हो, बुद्धि भी चेष्टा रहित हो, मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां, उसका नाम परम गति है। यानी उस अवस्था से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय परंपरा में किसी भी चीज का अध्ययन, किसी भी चीज का प्रणयन प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि वह एक है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। वो अपने पैरेलल अपने पेयर को अपने साथ समाहित रखता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि एक्स शिक्षक बहुत क्रोधी है या एक्स शिक्षक बहुत उदार है, तो क्रोध में उदारता सन्निहित है और उदारता में क्रोध भी सन्निहित है। यह आप देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ। सिर्फ क्रोधी शिक्षक में क्रोध ही क्रोध है, यह असंभव है, क्योंकि उदारता के अभाव में क्रोध टिक ही नहीं सकता और क्रोध के अभाव में उदारता स्थिर हो ही नहीं सकती। इसलिए भारतीय परंपरा दोनों को साथ लेकर बात करती है। इसलिए लंबे समय तक पाठ्यक्रम ऐसा बनता रहा जिसमें लोक और परलोक का अध्ययन सन्निहित रहा। पाठ्यक्रम की पूरी परिचर्या इस प्रकार से बनाई गई। इसलिए धर्म के जो 10 लक्षण हैं, तो शौचम इंद्रिय निग्रह और बाद में धीर विद्या यानी बुद्धि और विद्या। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। अब ये इसका कोई पूजा पद्धति से कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। इसके कहने से कोई हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ने से कोई सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता है, बल्कि ये आपको और अन्यों के बारे में समान दृष्टि, अन्य पूजा पद्धतियों के बारे में, मत मतांतरों के बारे में सम्यक दृष्टि विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वो कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु, बल दीजिए मुझे, बुद्धि दीजिए मुझे और विद्या दीजिए मुझे। इन तीनों के संयोग के बिना जगत का कल्याण नहीं है। भारतीय परंपरा में कल्याण का आधार जीव जगत और ईश्वर का अंतः संबंध है।
बल, बुद्धि और विद्या के माध्यम से आप ईश्वर तक की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। विद्या क्या है? विवाद के लिए है। धन क्या है? मद के लिए है। विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति परेशान पर पीड़नाय। शक्ति क्या है? दूसरों को कष्ट देने के लिए है। खलस्य, किनका ऐसा आचरण किनका है? तो वो कहते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं उनका ऐसा आचरण है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य। साधु और विपरीत मित्र, जो सज्जन लोग हैं, जो सज्जन शक्ति है, उसका आचरण इनसे बिल्कुल विपरीत होता है। तो वो आचरण कैसा है? तो वो कहते हैं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये संकल्पना है। इसलिए जब बल, बुद्धि, विद्या देव की प्रार्थना करता है विद्यार्थी, तो वो कहता है बल ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों की मैं रक्षा कर पाऊं। बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो सके, और विद्या ऐसी प्राप्त हो जिससे लोक के विहित कर्मों की पूर्ति करने के बाद में परलोक में भी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर पाऊं। और इसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने समानांतर 3 ऋणों की व्यवस्था की। ऋण त्रय जिसको हम कहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण में आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं, जो यूएनडीपी के द्वारा डिफाइन है, यदि उन गोल्स को हम सामने रख लें और ऋण त्रयी को सामने रख लें, तो आप देखिएगा वो 17 जो गोल हैं वो ऋण त्रयी के अंदर समाहित हो जाते हैं। जब हम देव ऋण की बात करते हैं तो देव ऋण में प्रकृति सम्मत सभी व्यवस्थाएं समाहित हो जाती हैं। यानी प्रकृति ने हमको जल दिया है, वायु दी है, पृथ्वी दी है, आकाश दिया है और अग्नि हमारे अंदर, वनों के अंदर, जल के अंदर अग्नि के 3 रूप। तो पंच महातत्व या पंच महाभूत ऋण त्रयी के देव ऋण के अंतर्गत समाहित होते हैं। इन पंच महाभूतों का संरक्षण और संवर्धन यदि हम करते चले जाएं तो सस्टेनेबल जो गोल है हमारे, उनमें से 6-7 गोल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पृथ्वी संरक्षित रहेगी, वायु संरक्षित रहेगी, जल संरक्षित रहेंगे, एटमॉस्फेयर संरक्षित रहेगा, तो सभी प्रकार की जो ऊर्जा है वे स्वतः ही संरक्षित रहेंगी। इनमें नदियों के संरक्षण की बात है, वनस्पतियों के संरक्षण की बात है, पहाड़ों के संरक्षण की बात है, वायु स्वच्छ रहे इसकी बात है। तो ऋण त्रयी के क्रियान्वयन की बात की उन्होंने। इसलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य, विद्या का मूल उद्देश्य उन्होंने व्यक्ति का सुख और व्यक्ति के सुख के लिए ऋण त्रयी की संकल्पना। यह देव ऋण है। दूसरा ऋण क्या है? दूसरा ऋण है पितृ ऋण। यानी भारतीय संकल्पना में ईश्वर ने सृष्टि के विस्तार की संकल्पना व्यक्त की। उसने कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत होना चाहता हूं। सृष्टि का विस्तार जो है वह मनुष्य का प्रारंभिक कर्म है। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार की जो व्युत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनको लागू किया। इसलिए सृष्टि का विस्तार हो जाए, सृष्टि का विस्तार हो जाए, इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार की व्यवस्थाएं की।
तो सृष्टि के विस्तार में सिर्फ मनुष्य का विस्तार नहीं, मनुष्य का उत्पत्ति नहीं, तो महाभारत के संभव उपपर्व, आदि पर्व के संभव उपपर्व का हम अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां हैं, उन 13 पत्नियों से सृष्टि का पूरा विस्तार हुआ है, जिसको हम कहते हैं जड़ और जंगम, जड़ और जंगम का विस्तार। आधुनिक शिक्षा में हमको बताया जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो हम कहते हैं लिविंग कंपोनेंट में वो है जो चलते फिरते हैं, जिनको हम जीव कहते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट में पदार्थ हैं, मेज है, कुर्सी है, मकान है, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में सब कुछ जीवमान है, सब कुछ चैतन्य है। इस उपनिषद का श्लोक ईशावास्यम इदम सर्वम यह गारंटी करता है कि सृष्टि के प्रत्येक कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नॉन लिविंग हो, जो जड़ हो। इसलिए जो दिखता है वह भी चेतन है और जो नहीं दिखता है वह भी चेतन है। अब वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि जिन भौतिक पदार्थों से मनुष्य का शरीर बना है, उन्हीं भौतिक पदार्थों से आपका मोबाइल भी बना है, उन्हीं भौतिक पदार्थों से आपकी मेज, कुर्सी, आपकी गाड़ी, हमारा चश्मा, सब कुछ उनसे ही बना है। इसलिए ईशुपनिषद जब कहता है कि ईशवास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सृष्टि के कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है, जो दिखती भी है और हमें जो नहीं भी दिखती है उन सब में। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? तो वो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमें त्याग पूर्वक आचरण करना चाहिए। भारतीय शिक्षा का, भारतीय विद्या परंपरा का यह बेसिक है, यह मूल हेतु है, यह आदर्श है। यानी विद्या कैसी हो? जो त्याग परक हो, क्योंकि औरों का भी इससे कल्याण होना है, हम अकेले नहीं हैं। इसलिए तो जो ऋण त्रयी है, दूसरा ऋण जिसमें पितृ ऋण, यानी हमको गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होना सृष्टि के विस्तार के लिए है। और सृष्टि का विस्तार जड़ और जंगम दोनों के सस्टेनेबिलिटी के आधार पर होगा। अब सस्टेनेबिलिटी के जो गोल हैं उनके आधार पर हमें समझ में आने लगा है। वो कहते हैं कि जिनको हम वायरस बोलते हैं, जिनको हम विषाणु बोलते हैं, वे भी हमारे लिए अनिवार्य हैं। मच्छरों को जीवित रखना चाहिए। इकोलॉजिकल, हम कहते हैं परिस्थितिकी है, जो परिवेश है, कहते हैं इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, परिस्थितिकी है, विखंडन जो है वो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है। तो ईशुपनिषद ये बात कहता है। ऋण त्रय की जो व्यवस्था है, उसका जो दूसरा ऋण है पितृ ऋण, वो यही बात कहता है कि सृष्टि की व्युत्पत्ति और सृष्टि का विस्तार ईश्वर की इच्छा है। इसलिए सभी को उत्पन्न होना चाहिए और सब अपनी गति और मति लेकर पैदा होते हैं। जिसको जितना जिंदा रहना वो रहेगा। सृष्टि के विस्तार के 4 प्रकार की संकल्पनाएं उन्होंने दी। नंबर 1 जरायुज, नंबर 2 अंडज, नंबर 3 उद्भिज और नंबर 4 स्वेदज, और नंबर 5 उन्होंने अन्य प्रकार। इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार होता है। कंटेम्पररी साइंस इन 4-5 प्रकार को अब रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो पाठ्यक्रम था वो सृष्टि के विस्तार और उसके अनुरूप था। पितृ ऋण में संतान उत्पन्न करनी है तो सिर्फ संतान मनुष्यों को नहीं करनी है, वो सभी को करनी है और समान अनुपात में करनी है। इसलिए विवाह जो था वो एक संस्कार था,
भारतीय परंपरा में विवाह सेक्सुअल प्लेजरमेंट नहीं है, सृष्टि के विस्तार का एक महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए उसको एक संस्कार कहा गया। तीसरा ऋण उन्होंने ऋषि ऋण माना। ऋषि ऋण यानी जो ज्ञान हमको परंपरा से प्राप्त हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी, उस ज्ञान का विस्तार हम करें। उस ज्ञान का विस्तार होगा तो आने वाली पीढ़ियों को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। 18वीं शताब्दी के बाद जो ज्ञान हम शिक्षा के नाम पर अपने आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर रहे हैं, वह वस्तुतः एकाकी ज्ञान है। उस ज्ञान के माध्यम से न जीव का कल्याण होगा, न जगत का कल्याण होगा, न ईश्वर की प्राप्ति होगी। भारतीय जो पाठ्यक्रम की संरचना है वह जीव से ईश्वर की यात्रा का अनुसंधान है। उसके अभाव में आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए बड़े व्यापक दृष्टिकोण से इस पर चिंतन हुआ। उसी के अनुरूप उन्होंने अपने आचरण सुनिश्चित किए। सारी व्यवस्थाएं उसी अनुसार हुई। इसलिए ऋण त्रयी, पंच महायज्ञों की बात की उन्होंने। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, प्रकृति यज्ञ है, पितृ यज्ञ है और अतिथि यज्ञ है। इन यज्ञों के माध्यम से, जिनको हम आज की तारीख में CSR के अंतर्गत लाते हैं, भारतीय जो परंपरा है उसमें तकनीकी रूप से सब कुछ वैयक्तिक था, पर्सनलाइज्ड था, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति थी वो कलेक्टिव थी। इसलिए हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना वैयक्तिक है। हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, चिड़ियों को दाना डालना वैयक्तिक है, लेकिन इसकी परिणति समष्टिगत है, कलेक्टिव है। तो जो भी कार्य हमारे द्वारा व्यक्तिगत रूप से होगा, हम सत्य बोलते हैं। सत्य बोलना वैयक्तिक एक्सरसाइज है, पर्सनल प्रैक्टिस है, लेकिन इसकी परिणति समाजगत है, समष्टिगत है। इसलिए सत्य की महत्ता भारतीय परंपरा में, हम सत्यनारायण की कथा से सभी लोग अवगत हैं। जब बहुत ज्यादा जीव जगत में संताप बढ़ गए, कष्ट बढ़ गए, तो 84 जो ऋषि परंपरा है उसने भगवान के सम्मुख जाकर यह प्रार्थना की कि हम जीव जगत के कल्याण के लिए कुछ अनुसंधान करना चाहते हैं। बाद में नारद जी ने भी प्रभु से यही पूछा कि जगत का कल्याण कैसे होगा। तो नारायण ने नारद को यही बताया कि जगत के कल्याण के लिए बहुत पहले सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में वर्षों तक एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। हमको ध्यान में आना चाहिए, सौनक सृष्टि के आदि कुलपति हैं। यूनेस्को अभी तक जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो है, वे अभी तक आइडियल रेशियो का जो रेशियो नहीं दे पाया है। कई बार वो 1:20 की बात करता है, कई बार वो 1:25 की बात करता है, और हम अभी तक 1:25 को भी अचीव नहीं कर पाए। लेकिन सौनक महाभारत में उनका उल्लेख है, महाभारत में स्पष्ट करते हैं कि टीचर और जो स्टूडेंट का आइडियल रेशियो है वह 1:10 है। वो कुलपति की व्याख्या देते हैं, कुलपति कौन हो सकता है। तो वो कहते हैं वह व्यक्ति कुलपति हो सकता है जो 1000 शिक्षक और 10,000 शिक्षार्थियों के मानसिक और शारीरिक भरण पोषण की
चिंता करने में सक्षम हो, वह कुलपति की योग्यता धारी है, वह कुलपति बन सकता है। तो नारायण नारद से ये कहते हैं, भाई सौनक बड़े बड़े ऋषि हैं, वे मेरे सम्मुख आए थे और उन्होंने जो उस संगोष्ठी की फाइंडिंग्स थी वो प्रस्तुत की। मैंने पूछा कि क्या परिणाम निकला, तो उन्होंने कहा, साहब सत्य जो है वही सुख का कारण है। सत्य के अनुसंधान से, सत्य के आचरण से, सत्य के व्यवहार से ही समाज सुखी रह सकता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, ये बड़ी बात थी। तो भारतीय परंपरा में, चांदकरण जी भाई साहब को सादर प्रणाम। तो भारतीय परंपरा में सत्य को पाठ्यक्रम के केंद्र में रखा गया, उसके अनुरूप सारी पाठ्यचर्या का विकास हुआ। ऋण त्रयी की व्यवस्था हुई, पंचमहायज्ञों की व्यवस्था हुई, विद्या के महत्व को समझा गया, परा और अपरा विद्या के महत्व को भी समझा गया। देश काल परिस्थिति के अनुरूप उनको अद्यतन किया जाता रहा और 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक आते आते हम शुक्र नीति का यदि अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है वह विद्या जो प्रारंभ में जिनको 18 बताया गया, 6 फिर 18 और शुक्र नीति तक आते आते वो 32 हो गई। और बाद में विद्याएं जिनको एनईपी 2020 बोलती है, एनईपी 2020 स्किल्ड एजुकेशन की बात करती है, विस्तृतता के साथ, व्यापकता के साथ। शुक्र नीति उस पर विस्तार से चर्चा करती है, वात्स्यायन भी उस पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं विद्याओं की जो परिणति है या जो फलश्रुति है वह कलाओं के अभाव में अपूर्ण है। इसलिए विद्याओं के समानांतर समाज को कलावंत भी बनना चाहिए। तो समाज विद्यावंत हो और समाज कलावंत भी हो। तो 32 विद्याएं और 64 कलाओं की बात की गई। तो भारतीय ज्ञान परंपराओं में जहां समाज को विद्यावंत बनाने के उपक्रम हुए हैं, वहीं समानांतर समाज कलावंत भी बनता रहा। और यही कारण है कि लंबे समय तक भारत इन कलाओं के बल पर और इस विद्या के बल पर विश्व गुरुत्व को प्राप्त रहा। दो बातें और कहकर, क्योंकि आदरणीय चांदकरण जी पधार चुके हैं, तो मुझे अब अपनी वाणी को पूर्ण करना चाहिए। मेरा जो निर्धारित समय था वो पूरा होता है, लेकिन दो संदर्भ आपके सम्मुख रखकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एनईपी 2020 हमको व्यापक परिप्रेक्ष्य देती है, जिसके माध्यम से हम भारतीय ज्ञान परंपरा को किसी भी रूप में अपने विद्यार्थियों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको आचरण में लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन यह विडंबना है, एनईपी 2020 के आने के बाद में हर व्यक्ति आईकेएस का एक्सपर्ट हो गया है और उसकी जो एक्सपर्टीज है वह सेकेंडरी सोर्सेस पर रिलाई करती है या डिपेंड करती है। सेकेंडरी सोर्सेस की भी जो एक्सपर्टीज है, आप जो डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं तो आप देखिए उनको, तो ध्यान में आता है कि उनमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, मूल स्रोतों का अभाव है और मैक्सिमम जो रेफरेंस ग्रंथ हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के स्कॉलर्स के हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और पाश्चात्य नॉलेज सिस्टम का जो भेद है वह तत्वगत है। भारतीय परंपरा में जीव, जगत और ईश्वर के संबंधों की यात्रा प्रारंभ होती है ज्ञान के माध्यम से। पश्चिम में जीव और जगत और ईश्वर, इनके संबंध पर ना तो इनका कहीं अंतः संबंध है और ना इनकी प्राप्ति के लिए ज्ञान की
व्यवस्था है। इसलिए उस दृष्टिकोण के संदर्भों को यदि मैं IKS के दृष्टिकोण से उपयोग में लाएंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। आदरणीय चांदकिरण जी भाई साहब इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। तो एक तो मेरा निवेदन यह है कि उस दृष्टिकोण से NEP का थोड़ा सा अध्ययन और अनुसंधान होना चाहिए। एक, 18वीं शताब्दी तक विद्या के बल पर और कलाओं के बल पर भारत अपना व्यवहार करता था, इसलिए विश्व में ज्ञान की दृष्टि से वह विश्व गुरु था और ग्लोबल ट्रेडिंग में और जो वैश्विक उत्पादन का आधार है उसमें भारत विश्व का नंबर 1 देश था। मिलेनियम पर्सपेक्टिव नाम का एक डॉक्यूमेंट है जो एग्नेस मेडिसन नाम के पाश्चात्य विद्वान ने लिखा है। मिलेनियम पर्सपेक्टिव इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, विश्व का आर्थिक इतिहास। 1000 वर्ष का उन्होंने आर्थिक इतिहास के आंकड़े दिए हैं। भारत के बारे में भी उन्होंने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है और वो लिखते हैं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व तक भारत विश्व का नंबर 1 ट्रेडिंग करने वाला देश था। ग्लोबल ट्रेडिंग में भारत का पार्टिसिपेशन 25 to 28% था। हमारे बाद चीन आता था 23 से 25%। ग्लोबल ट्रेडिंग में भारत और चीन का जो पार्टिसिपेशन था वो 51% था। इसी प्रकार से जो विश्व की जो GDP थी उस GDP में भारत का कंट्रीब्यूशन 40% था। 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों के आने के बाद में इन दोनों स्थानों से हम नीचे जाने शुरू कर दिए। 2014 के बाद में यह परिदृश्य थोड़ा बदला है। NEP इसको और विस्तृत कर सकती है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है और देश की जो अभिलाषा है कि हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएं अगले 1 दशक में, वह हम प्राप्त कर सकते हैं यदि NEP का भारतीय परिप्रेक्ष्य हम लागू कर पाए तो। नंबर 1। दूसरे, 20वीं शताब्दी के बहुत विद्वान व्यक्ति जिन्होंने विश्व को लंबे समय तक उद्वेलित किए रखा और आज उनके ऊपर अनेक प्रकार की टीका टिप्पणियां होती हैं, ऐसे श्रीमान कार्ल मार्क्स, उनका एक डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने 1853 से 1858-59 के मध्य में एशियाई देशों के ऊपर तैयार किया है, विशेषकर भारत और चीन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट है। उसका कंपाइलेशन हुआ है ऑन कॉलोनियलिज्म के नाम से। न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में लगातार इन 8-9 वर्षों में उनके आर्टिकल छपे हैं। उन आर्टिकल में वे यह उल्लेख करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया रहा लंबे समय तक। तो ये सोने की चिड़िया भारत रहा कैसे? तो जो 64 कलाएं भारत जानता था वे उनका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि भारत में अर्ली स्टेज में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया था। भारत में प्रारंभिक स्तर पर ही श्रम का विभाजन हो गया था। उस श्रम के विभाजन होने के कारण कौशल्य समाज निर्माण हो गया, स्किल्ड सोसाइटी डेवलप हो गई। स्किल्ड सोसाइटी डेवलप होने के कारण क्वालिटी प्रोडक्शन होने लगा। क्वालिटी प्रोडक्शन होने के कारण वैश्विक डिमांड बढ़ गई। वैश्विक डिमांड बढ़ने के कारण भारत सप्लाई नहीं दे पाया। सप्लाई नहीं देने के कारण भारत ने एक नियम बना लिया कि हम अपना जो व्यापार है वो आपकी मुद्रा में नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मुद्रा हमारी मुद्रा की तुलना में हल्की है। इसलिए यदि आपको हमसे व्यापार करना है तो आपके यहाँ पर जो सोना और चांदी है वे हमारी वस्तुओं के व्यापार के दृष्टिकोण से दीजिए। और कार्ल मार्क्स लिखते हैं इसलिए वर्षों वर्ष भारत ने पश्चिम के साथ जो व्यापार किया वह व्यापार मुद्रा में ना कर सोने चांदी में किया। इसलिए पश्चिम का पूरा सोना चांदी भारत आ गया और भारत सोने की चिड़िया बन गया। यह सोने की चिड़िया भारत कलाओं के बल पर बना और विश्वगुरु भारत विद्या के बल पर बना। NEP 2020 विद्या और कलाओं के संयोग का
प्रतिपादन करती है, हम यदि उसको समकालीन परिप्रेक्ष्य में वैश्विक आवश्यकता के अनुरूप लागू कर पाए तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सार्थक प्रयास और कोई नहीं होगा। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, ध्यान से सुना, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी रोचक और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हमारे साथ शेयर करी, जो आपने नॉलेज दी अबाउट हाउ द करिकुलम वाज, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में जो हमारा पाठ्यक्रम होता था वो किस तरह से एक बहुत सारी चीज़ों को समेट के रखता था। उसमें कंजर्वेशन भी था, उसमें सस्टेनेबिलिटी की भी बात होती थी, हम हेल्थ की भी बात करते थे, योग भी था उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित थी। और कैसे वो एक पर्सनलाइज्ड तरीके से भी था, जिसका एक एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं वो हमारा एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन होता था। कैसे विद्या जो है जिसके अंदर बहुत सारा जो हमारा ज्ञान है वो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के थ्रू जो आता था, वो NEP 2020 के इस प्रमोशन के थ्रू, जिसमें हम आज इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू हम इन चीज़ों को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। आपने बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें हमारे साथ शेयर करी और आपने बताया कि समाज जो है वो कलावंत के साथ एक ज्ञानवंत समाज भी होना चाहिए, और हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी वो हमेशा से ये इंश्योर करती थी। और कहीं ना कहीं आज हम उसी एक धारणा की तरफ बढ़ने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं।